नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू आज रोजगार कौशल के अंतर्गत संचार कौशल के बारे में कक्षा 11वीं संचार कौशल के बारे में पढ़ेंगे। संचार कौशल इकाई 1। सबसे पहले हम जानेंगे संचार कौशल का परिचय, कम्युनिकेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संचार क्या होता है। ओके, तो संभवतः आप सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा भी होगा कि हम आसपास जो बातचीत करते रहते हैं, जो किसी से एक दूसरे को जो बातों का आदान प्रदान करते हैं, हम कोई उनको सवाल करते हैं, कोई हमें जवाब देता है, तो वो जो बातों को आदान प्रदान करने का जो एक तरीका होता है वो एक प्रकार का संचार कहलाता है, राइट। तो सबसे पहले संचार 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में या किसी समूह के बीच में सामान्यतः समझ को पहुंचाने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेटर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे संचार का महत्व। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि संचार क्या है, क्योंकि जब किसी को मैंने कोई एक सूचना प्रदान की और उसने उसका मुझे आंसर कर दिया, मतलब कि वो एक संचार हो गया। अब हम जानेंगे कि संचार का महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले संचार का महत्व क्यों ज़रूरी है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी काम को करते हैं, तो उसका महत्व तो हम कब समझते हैं, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो हम जानेंगे यहाँ पे कि संचार का महत्व क्या है। स्पष्ट रूप से संचार करने और विचारों एवं भावनाओं को तथा भावों का आदान प्रदान करने की आपकी जो योग्यता अन्य लोगों के साथ आपके सभी रिश्तों को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। एक छात्र के रूप में एक किसी भाषा के अध्ययन कर सकते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि समुचित रूप से संचार करने हेतु आप में पढ़ने, लिखने, बोलने और ठीक से सुनने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब जब हम कहीं पर देखते हैं एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, एक से अधिक विषय के बारे में जानकारी दी जाती है, एक से अधिक प्लेसों के बारे में जानकारी दी जाती है, तो हमें वहाँ पर क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जो संचार हो रहा है वहाँ पे, जिस भी चीज़ के बारे में जानकारी दी जा रही है, हमें वहाँ पर प्रॉपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमारे जो सुनने की शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम प्रॉपर सुन पाएँ कि किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए हमें संचार का महत्व बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में आज आपने देखा होगा बहुत सारी जगह कि अंग्रेजी सीखने के साथ साथ आपको अंग्रेजी समझने वाले लोगों के साथ साथ उस भाषा जिसे आपके परिवार में बोला जाता है, उस भाषा पर भी आपका संचार की जो एक भूमिका है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब 4 लोगों के एक समूह में बैठे, जहाँ पे 4 से 6 लोग बैठे हुए हैं, राइट, वहाँ पर आपने क्या किया कि उन 4 लोगों में से सिर्फ एक बंदे को, किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी और आपको इंग्लिश आती, बाकी 3 लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। ओके, अब आपने वहाँ पे इंग्लिश में एक फ्रेंड से तो बात कर ली, बाकी 3 लोग थे उनसे क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए आपकी बात को। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जिस भी स्थान पर बैठे हुए हैं, जिस भी लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, राइट। तो ये हो गया हमारा संचार का महत्व। उसके बाद में कई बार आपने देखा होगा कि हमारे लिए कोई भी सूचना दी जाती है, हम उसका आधा अधूरा सुनते हैं, उसके बाद में और उसका पूरा का पूरा मतलब कुछ और ही निकाल के रख देते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमने संचार को प्रॉपर तरीके से नहीं सुना हुआ है, राइट। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि संचार कौशलों की आवश्यकता क्यों होती है। तो जनरली जो भी हम काम करते हैं, किसी भी तरह का कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हमें ज़रूरत होगी उस काम को करने की, राइट।
तो सबसे पहले संचार कौशलों की आवश्यकता में हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। 3 तरह की आवश्यकता है। नंबर 1, सूचित करना, दैट मीन्स कि आपको उस पर इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में है प्रभाव डालना, ठीक है। एंड तीसरा है भावनाओं को व्यक्त करना। अब एक बहुत ही सिंपल सा आपको एक उदाहरण देके बताते हैं कि सूचनाओं को सूचित करना। सर्वप्रथम आप स्कूल में आए, आप कक्षा में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके स्कूल में कल कोई प्रोग्राम का आयोजन होना है, किसी भी कार्यक्रम का कल आयोजन होना है, और आज आपके स्कूल में आपके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, स्कूल की जो मैडम है या कोई भी अन्य व्यक्ति आते हैं और आपको सूचित करते हैं कल आपको यथास्थान 10 बजे प्रस्तुत होना है, ठीक है। ये क्या हो गया? सूचना आपको दी गई है, मतलब कि आपको सूचित किया गया है। या फिर एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि कोई भी अगर छात्रा स्कूल या कोई भी छात्र छात्रा स्कूल रेगुलर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया कि उनके पेरेंट्स के लिए एक स्कूल से नोटिस बनवाया, या तो किसी के थ्रू भिजवा दिया या खुद टीचर जाके गया या किसी भी व्यक्ति के थ्रू उन तक वो मैसेज पहुंचाया कि आपकी बेटी या आपका बेटा पिछले 4 या 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। हमने क्या किया, उनके पिताजी को या माताजी को इन्फॉर्म कर दिया, ये मतलब कि सूचित करना। उसके बाद में प्रभाव डालना। जब हमने उनको सूचित किया कि आपकी बेटी स्कूल नहीं आ रही है 4-5 दिनों से, तो उनका मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, राइट। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम करेंगे कि उनके पेरेंट्स को हम एक लिखित में दूसरा नोटिस देंगे कि अगर आपकी लड़की 4 दिन तक या लगातार 3 दिन तक स्कूल में उपस्थित नहीं होगी तो उसका शाला से नाम काट दिया जाएगा। एक प्रभाव डाला। दूसरा प्रभाव ये भी हो सकता है कि अगर आपकी छात्रा या आपकी बेटी स्कूल नहीं आती है लगातार 3 दिनों तक, तो उसके बाद में उसकी जो उपस्थिति है वो 75% या 80% से कम हो जाएगी, जिसमें उसको वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। हमने उनके ऊपर 2 तरह से प्रभाव डाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? जब हमने सूचित कर दिया, हमने प्रभाव डाल दिया। प्रभाव हमें किसी ऐसी चीज़ का डालना है कि सामने वाले को उसका असर हो। असर से मतलब यहाँ पे इस तरह से है कि प्रभाव डालना मतलब उसको तुरंत लगे कि नहीं, मुझे स्कूल में जाके बात करनी चाहिए कि आखिर मैडम ऐसी सी बात है या जो भी कारण है, राइट। उसके बाद में आएगा भावनाओं को व्यक्त करना, ठीक है। अब भावनाओं को व्यक्त करना कैसे? उदाहरण के लिए मतलब यह कहना है, दिखाना, आप अपनी सफलता के बारे में या किसी दिए गए अन्य कार्य के बारे में बोल सकते हैं। बट अभी हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं कि एक छात्र और एक स्कूल के बीच में जो एक संचार कौशल हो रहा है, उसी को हम लोग भावनाओं में व्यक्त करते हैं, राइट। सबसे पहले उनके पिताजी स्कूल में मिलने आए प्रिंसिपल से और उन्होंने आके सारी चीज़ हमें बताई कि सर बेटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था या उसको फीवर था या कुछ भी उसका कोई पर्सनल इश्यूज था, राइट। उस वजह से वो स्कूल में लास्ट 5 दिन से नहीं आ रही है। तो हो सकता है वो निवेदन करें कि सर इसकी उपस्थिति को आप देख लीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, या अब ये रेगुलर उपस्थित होगी, ठीक है। मतलब कि उन्होंने अपने उद्देश्य को रखा, उन्होंने जो संचार कौशल किया उसमें उन्होंने अपने उद्देश्य के साथ साथ में अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। भावनाएं क्या लगी थी उनके साथ में कि उनकी बेटी बीमार थी, इस वजह से वो रेगुलर स्कूल नहीं आ रही थी, या विगत 5 से 10 दिनों से लगातार बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसकी वजह से वो जिस जगह पर रहती है वहाँ से आ पाना मुश्किल था, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी भावनाओं से जुड़े होते हैं, राइट। तो हम लोग वहाँ पे उनकी बात को पूरी तरह से समझ लेंगे कि हाँ इनका ये कहना सही है। क्योंकि इनका इसलिए कहना सही है क्योंकि वो या तो बुखार था या किसी भी तरह की और कंडीशन थी, या फिर वो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर पानी का इतना ज़्यादा उफान रहता है कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो वहाँ से निकल पाना मुश्किल होता है, राइट। तो यहाँ पे दोनों को मतलब कि अगर प्रिंसिपल और टीचर भी वहाँ पर हैं और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और उसके पेरेंट्स हैं,
तो दोनों की बात को इक्वली देखा जाएगा और दोनों एक दूसरे की भावना से जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है भावनाओं को व्यक्त करने वाला कि संचार कौशलों की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो संभवतः हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सूचित करना, प्रभाव डालना, उसके बाद हो जाता है आपको भावनाओं को व्यक्त करना, राइट। अब हम देखते हैं संचार के तत्व, मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ओके, हम जब किसी भी अगर हम पदार्थ की भी बात करते हैं तो उसमें भी तत्व रहते हैं कि कौन सा कितना तत्व है या किस किस चीज़ की बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संचार में कभी भी आपने देखा होगा कि साझा करने के लिए संचार जो है वो साझा करने के लिए हमें एक तरफा तो होता नहीं है, एटलीस्ट हमें एक से एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि हमें सूचनाओं को देना भी है और उनसे प्राप्त भी करना है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सूचना दे भी रहे हैं, प्राप्त भी कर रहे हैं, मतलब क्या है? यहाँ पे संभव जो इसकी बात कर रहे हैं कि सूचनाएं दे भी रहे हैं और प्राप्त भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सूचना भेजी है उसका उन्होंने आंसर हमें भेज दिया है, मतलब कि यहाँ पे सूचनाएं दे भी रहे हैं और सूचनाएं ले भी रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले इसके लिए पूरा का पूरा एक चैनल होता है संचार कौशल के लिए, राइट। ये एक चैनल के माध्यम से काम करता है जिसमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि एक सेंडर होगा, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, बीच में एक कोई ना कोई चैनल होगा, मतलब कि कोई ना कोई माध्यम होता है। सबसे पहले तो जानकारी को भेजने वाला, तो इसमें दिया है कि प्रेषक एक संदेश भेजता है जानकारी देने के लिए या जानकारी पूछने के लिए, मतलब कि अगर मैं प्रेषक हो गई, राइट, क्योंकि मैंने आपके घर पे एक लेटर भेजना है या कोई जानकारी किसी चीज़ के लिए पूछना है आपके घर पे, तो मैं क्या हो गई? प्रेषक, राइट। इसके बाद में जानकारी भेजने की प्रक्रिया, तो वो चीज़ भी हमें देखनी कि हम जानकारी कैसे भेज रहे हैं। हम पोस्ट कार्ड से वो जानकारी भेज रहे हैं या फिर हम व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी भेज रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के द्वारा भेज रहे हैं जानकारी, या फिर हम किसी भी ऐसे कोई माध्यम से भेज रहे हैं कि जिसके थ्रू वहाँ तक वो जानकारी पहुँच जाए, ठीक है। उसके बाद में तो ये हमारे क्या हो गए? जानकारी भेजने की माध्यम। उसके बाद में संदेश जिसने प्राप्त किया है वो वहाँ पर होगा। उसके बाद प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को उत्तर, वो एक संपूर्ण पूरा एक साइकिल होता है। आप देखेंगे कि संपूर्ण एक पूरा का पूरा साइकिल कैसे होता है कि सबसे पहले यहाँ पे किसी ने उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को भेजा, किसी माध्यम के थ्रू भेजा, कोई चैनल होगा उसमें भेजने का, उसके बाद वो रिसीवर ने प्राप्त की, प्राप्तकर्ता ने उस जानकारी को प्राप्त किया और उसने उनका आंसर हमें रिवर्ट कर दिया, मतलब उन्होंने उस जानकारी को पढ़ा, उसमें क्या भरना था, क्या जानकारी मांगी गई थी, उसको उन्होंने पढ़ के और वापस से हमें उस चीज़ को भेज दिया। तो ये पूरा का पूरा आपका एक क्या हो गया? संचार कौशल, संचार के तत्व, ठीक है। मतलब कि आपने एक चीज़ देखा होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो जब तक जानकारी भेजने के बाद जिसको जानकारी भेजी गई है उस प्राप्तकर्ता के द्वारा जब तक आपके पास वापस से जानकारी का जो उत्तर पूछा है या जिसके बारे में जानकारी आप देना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो जाता है, वो जब तक आपका पूरा एक कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है, राइट। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप जिस भी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जिस भी संचार कौशल की बात कर रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को पढ़ के उसका आंसर करके आप तक वो चीज़ आ जाए, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने सेंडर की बात की थी, तो मैसेज जनरली हम लोग अगर एक स्कूल की बात करते हैं, हम स्कूल की नहीं किसी भी प्लेस की बात करते हैं, तो मैसेज क्या होगा? या तो किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको अपडेट करना होगा, आपको बताना होगा कि ये चीज़ स्कूल में ऐसा ऐसा नया फंक्शन हो रहा है, आपको आना है, या कुछ ऐसा होगा कि स्कूल में कोई नया फॉर्म फिल हो रहा है, या स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी होगी जो आपके पेरेंट्स को बताना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपके पेरेंट्स जब तक हमारे पास नहीं आएंगे कंप्लीट करके कि हाँ ये मैंने फिल कर दिया है या ये मेरी बेटी ने मुझे बता दिया था, ये इसकी जानकारी पूरी मैंने भर दी है, ठीक है, तो वो आपका एक पूरा का पूरा संचार हो जाता है। उसके बाद में हम लोग संचार के स्वरूप, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, मतलब कि हर चीज़ का कोई ना कोई स्वरूप होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई रूप होता है। तो यहाँ संचार की हम बात कर रहे हैं, तो स्वरूप विचार
दृष्टिकोण अथवा विचार करने के लिए एक निश्चित तरीके होते हैं। ठीक है, ये कभी कभी हमारे संचार को प्रभावित भी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपने पहले से ही धारणा बना के रखी है कि आपके शिक्षक या आपके जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, राइट। हालांकि वे आपके मित्र की तरह भी होते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो आपको डांटते हैं। आपने ऑलरेडी क्या किया, एक स्वरूप बना लिया संचार का। कैसा, किस किस के बीच में, आपके और आपके शिक्षक के बीच में, या फिर आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या स्वरूप बना लिया कि शायद वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, वो शायद डांट सकते हैं किसी बात पे। तो कहीं ना कहीं ये आपने क्या बना ली, एक धारणा बना ली। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, पूर्व धारणा, कि आपने माइंड सेट कर लिया पहले से कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये मुझे डांटेंगे। आपको पता है कि हो सकता है वो आराम से भी समझाएं, बट क्या हुआ, आपका माइंड सेट पूरा का पूरा कहाँ बन गया, एक आपका जो पूर्व धारणा आपने बनाई थी उनके लिए, वैसा का वैसा आपने प्रस्तुत भी कर दिया, राइट। तो अब सबसे पहले हम जो संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक, जनरली हम देखते हैं जिस भी चीज़ का जो स्वरूप है किसी ना किसी प्रकार के वो प्रभाव भी डालते होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संचार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से वो बाधक होते हैं, राइट। अब संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं आपकी भाषा, राइट। भाषा, आपकी दृश्य अनुभूति, आपका पूर्व अनुभव, आपका पूर्व धारणा, आपकी भावनाएं, आपका पर्यावरण, आपके व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं और आपकी संस्कृति भी हो सकती है, राइट। ये जो है 7-8 प्रकार का आपका जो है संचार स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम आइए विस्तार से जानते हैं सबसे पहले भाषा के बारे में। तो भाषा क्यों प्रभावित करती है एक संचार के लिए, क्यों एक वो प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है भाषा सबसे पहले, जैसे गलत शब्दों का, अपरिचित भाषा का उपयोग करने, विवरण की कमी के मामले में भाषा उस संदेश के संचार में वाहक के रूप में काम कर सकती है, राइट। जिस व्यक्ति को कोई संचार करना चाहता है, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई संचार करना चाहता है, उदाहरण के लिए भाषा उस समय बाधक बनती है जब एक व्यक्ति केवल भारतीय जो केवल हिंदी जानता है और एक चीनी नागरिक जो केवल अपनी मदर टंग, मतलब कि आप उसकी जो मातृभाषा है चीनी, वो लैंग्वेज को जानता है, उस भाषा को जानता है, राइट। तो एक दूसरे से बातचीत करना, ओके। अब यहाँ पे सबसे बड़ा आपका जो बैरियर है, सबसे बड़ा जो आपका रुकावट है, वो क्या है, आपका भाषा। कैसे? क्योंकि आपको हिंदी आती है और एक किसी को इंग्लिश या अदर लैंग्वेज आती है। ना तो आप उसकी बातों को समझ पा रहे हैं, ना ही आप अपनी बातों उनकी बातों को समझ पा रहे हैं। तो भाषा एक सबसे बड़ा बैरियर है, सबसे बड़ा एक प्रकार का बाधक हो सकता है संचार स्वरूपों में, राइट। इसके बाद में हम जनरली बात कर लेते हैं अपने लोकल स्टेट की, राइट। अगर हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा है तो मध्य प्रदेश में सभी जगह हिंदी और प्रॉपर हिंदी बोली जाती होगी। हमारे यहाँ बुंदेलखंड एरिया है, बघेलखंड एरिया है, निवाड़ एरिया है, मालवांचल है, राइट। तो सभी जगह पर जो भाषा है, जो वहाँ की जो बोलियाँ हैं, वो भी कुछ ना कुछ अलग हैं, राइट। तो हमें कोशिश क्या करनी है, एक टीचर को और एक स्टूडेंट्स को, कि हमें कई बार जो हम लिखा हुआ है वो प्रॉपर हिंदी में है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को वो चीज़ समझ में आ जाए, राइट। तो कोशिश क्या करनी है, उसकी जो क्षेत्रीय बोली है उस स्थान की, तो कोशिश करना है उस बच्चे को हिंदी में तो प्रॉपर हमें बताना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें उसको उस क्षेत्र की बोली, उस क्षेत्र की भाषा के बारे में भी उन बच्चों को थोड़ा सा अवगत कराना पड़ेगा और थोड़ा सा उनकी ही आपको लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका भाषा का एक जो बैरियर है, जो एक कम्युनिकेशन में जो आपका एक कारक बनता है बाधक, वो नहीं होगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं दृश्य अनुभूति की। तो लोगों या आर्थिक परिस्थिति मतलब
लोगों या परिस्थितियों को दिखावट के आधार पर परखना कि वो कैसे दिखाई देते हैं, राइट। जनरली हम लोगों की दृश्य अनुभूति क्या होती है, हम स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में हमें कोई एक भीख मांगता हुआ एक कोई व्यक्ति दिख जाता है, तुरंत हमारा माइंडसेट क्या जाता है उसके बारे में, यार ये बहुत गरीब है इसीलिए पैसे मांग रहा है या इसीलिए खाना खाने के लिए मांग रहा है, राइट। बट हमने दृश्य अनुभूति की है, हमें कंफर्म नहीं है उस जगह पर कि एक्चुअल में जो व्यक्ति सड़क पर भीख मांग रहा है या एक्चुअल में जो व्यक्ति सड़क पर रोटी मांग रहा है खाने के लिए वो वाकई में गरीब है या नहीं है, राइट। कई बार कई तरह के नुक्कड़ नाटक होते हैं, कई बार रोड शोज होते हैं, कई बार किसी तरह की रैलियाँ निकाली जाती है जिसमें सभी लोग अलग अलग कैरेक्टर्स में अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जो नुक्कड़ नाटक कर रहे थे वहाँ पे या किसी का भी कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कि वो उसी कैरेक्टर के होंगे, नहीं ना। तो हमारे लिए दृश्य अनुभूति भी एक प्रकार का कारक है। कैसे कि हमें पहले से किसी भी प्रकार की कोई दृश्य अनुभूति नहीं बनाना चाहिए कि फटे हुए कपड़ों में पहने मतलब कि ये गरीब है, ये 4 व्हीलर से आ रहा है, एक न्यू कपड़े पहन के आ रहा है मतलब कि बहुत ज़्यादा अमीर है। मतलब कि हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि लोगों और परिस्थितियों को दिखावट के आधार पे हमें नहीं परखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जो देखते हैं वो होता नहीं है असली में, और जो हम नहीं सोच पाते हैं वो चीज़ रहती है, राइट। हम जिस भी स्टूडेंट से कभी कभार एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि ये टॉप कर जाएगा और एट द एंड वो जो स्टूडेंट्स रहता है वो टॉप कर जाता है, स्कूल में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में, ओके। एंड जिससे एक्सपेक्टेशन लगे रहते हैं, डेफिनेटली एक टीचर कुछ ना कुछ स्टूडेंट से वो हर बार चाहता है कि हमारे 100 में से 100% बच्चे पास हों, बट कुछ ना कुछ स्टूडेंट का एक अलग ही रहता है कि हाँ ये बंदा है, ये स्टूडेंट से ये टॉप कर जाएगा या ये इतने परसेंटाइल लेकर आएगा, राइट। तो वो दृश्य अनुभूति हो गई। उसके बाद में पूर्व अनुभव, ओके। तो हमारे पिछले अनुभवों की यादें हमें समझने और संचार को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने से रोकती हैं। कैसे? दुकानदार ने पिछली बार हमें लूटा था, मुझे सावधान रहना चाहिए। मतलब कि ये हमारा पूर्व एक्सपीरियंस, मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, राइट। अब पास्ट एक्सपीरियंस में क्या होता है, हम कहीं पर भी किसी किराने की शॉप पे गए या कहीं पर कपड़े लेने के लिए गए, ओके, हम बड़ी सी हाई फाई शॉप पे गए कुछ कपड़े खरीदने के लिए, बट वहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो कपड़े खरीदे, हम क्यों गए उस शॉप पे, क्योंकि वो शॉप बहुत हाई फाई दिख रही थी, बहुत अच्छी उसका लाइक डेकोरेशन था, बहुत अच्छी प्रीमाइसेस था जहाँ पे वो शॉप थी, ओके। तो हमने ऑल ओवर वहाँ की सारी चीज़ों को देख के हमने उस शॉप से कपड़े खरीदे, बट हमने ये नहीं सोचा कि वहाँ से हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो ये था कि हमें किसी ने बताया कि हम कहीं पर भी जाते हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग होती है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। या कहीं से भी हम कोई माल लेके आए, घर आके देखा कि वो जो कपड़े की क्वालिटी थी बहुत रफ थी, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम या तो हम शॉप पे जाएंगे या कोई और उस शॉप पे जाएगा, तो डेफिनेटली हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, उस शॉप पे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है मेरा, वो अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जो क्वालिटी के कपड़े लेकर आया था उसका मैंने पे बहुत ज़्यादा किया था, बट उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा रफ थी, राइट। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका किसी भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की वस्तु हो, चाहे वो किसी प्रकार का प्लेस हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस हर किसी के साथ में हो सकता है। अगर आज आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम उसी बस में अगर आपको ट्रेवल करना है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा होगा। हो सकता है बस में ड्राइवर भैया हैं जो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते होंगे, बस में जो क्लीनर है बहुत अच्छे से व्यवहारिक तरीके से बात करते होंगे, तो कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, राइट। उसके बाद में आपका पूर्व धारणा, ओके। अब पूर्व धारणा क्या हो गई, पूर्व धारणा मतलब कि पूर्व निर्धारित विचार, जैसे कि यह सोचना कि कक्षा में मुझे कोई पसंद नहीं करता है। यह धारणा किसी भी छात्र को कक्षा में सार्वजनिक रूप से संचार करने से रोक सकती है।
कई बार आपने देखा होगा अपने स्कूल में, अपने अपने जो क्लासमेट्स रहते हैं उनके साथ में भी देखा होगा कि जो बच्चे 6th क्लास से 12th क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते, उनका जो एक मिक्सिंग का रहेगा, जो सभी बच्चों के साथ मिक्सअप एक अलग रहेगा। जो बच्चा 9th में आया, न्यू एडमिशन लिया, और जो बच्चे 6th क्लास से 9th में आए उसी स्कूल के, तो उनके साथ क्या रहेगा, एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, राइट? क्यों? क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी 6th क्लास से, वो लास्ट 3 ईयर से भी ऑलरेडी सभी बच्चों के साथ मिक्सअप है। बट जो न्यू बच्चा आया, वो उसकी पूर्व धारणा है, या उसने किसी जगह सुना हुआ था स्कूल में या अपने पेरेंट्स से या फिर किसी से कि वहाँ पे जो लाइक टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई पर्टिकुलर कोई एक टीचर स्ट्रिक्ट है, राइट? और सपोज अगर वो स्टूडेंट उसी दिन न्यू है क्लास में और उसी दिन वही टीचर आते हैं, तो डेफिनेटली भले ही वो कितने ही सॉफ्ट होंगे, बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि आज क्लास का फर्स्ट डे, बच्चे न्यू भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। बट उस बच्चे के जो मन में जो विचार आ रहे होंगे उस टाइम, वो बहुत ही मे भी कह सकते हैं कि कुछ डरावने हो सकते हैं, ये स्कैरी लाइक कुछ इस तरह के होंगे कि जिसमें उसको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा होगा कि हमारे लिए डर लग रहा है, राइट? उसके बाद में हम आते हैं भावनाएं। अब भावनाएं क्या हो सकती हैं कि हम जनरली देखते हैं कि रुचि की कमी अथवा अन्य लोगों पर भरोसा न करना, कि भाई मैं दुखी हूँ, मुझे उससे बात नहीं करनी है, ठीक है, इस तरह की तो भावना हो सकती है। पर्यावरण, हमारा आसपास का पर्यावरण हो सकता है, किसी भी तरह का शोर उपद्रव से होने वाला संचार में जो मुश्किल आती है, जैसे बहुत रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है और आपको वहाँ पे कोई परेशानी आ रही है, आप प्रॉपर संचार नहीं कर पा रहे हैं, राइट? व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं, आपकी संस्कृति भी हो सकती है। तो ये आपके बहुत सारे कारक हैं जो कि संचार को प्रभावित करते हैं। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।